Yes, good morning students. Today we have to discuss our next point, that is extracting metals. Extracting metals towards the top of the एक्टिविटी सीरीज। मतलब ऐसे मेटल्स जो कि रिएक्टिविटी टेबल में ऊपर की तरफ होते हैं। अभी तक हमने उन मेटल्स के बारे में पढ़ा जो कि रिएक्टिविटी टेबल में बिल्कुल नीचे थे, लोअर। वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, वो सिर्फ बॉईल करने पर या जिनको हम सिर्फ हीट करने पर प्योर फॉर्म में मेटल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकंड टाइप हमने पढ़ी कि जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, जो कि ना तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ना ही बहुत कम होते हैं, मॉडरेट होते हैं। उनको हम दो प्रोसेसेस अप्लाई करते हैं। पहले तो वो या तो सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। तो यदि सल्फाइड के फॉर्म में है तो हम उसमें रोस्टिंग प्रोसेस काम में लेते हैं, और यदि कार्बोनेट के फॉर्म में है तो हम कैल्सिनेशन प्रोसेस काम में लेते हैं। उसके बाद जब हम रोस्टिंग और कैल्सिनेशन प्रोसेस काम में लेते हैं तो सल्फाइड और कार्बोनेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स में चेंज होने के बाद हम रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवा करके या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा करके हम इन ऑक्साइड्स के मेटल को सिंपली हम जनरल मेटल्स के फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। मतलब ऐसे मेटल्स जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की तरफ होते हैं, हाई होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इनको हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? ये जो हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स होते हैं इनको हम हीटिंग प्रोसेस से या फिर कार्बन के साथ रिएक्शन करवा करके या रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा करके हम इनको सिंपली मेटल्स के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये जो मेटल्स होते हैं हाई अप इन रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब ऐसे मेटल्स जो कि हाई होते हैं, मतलब जो ऊपर की तरफ होते हैं, ये होते हैं दीज आर वेरी रिएक्टिव, very reactive. They cannot be obtained from their compounds by heating with carbon. जब हम heating with carbon करते हैं, with carbon, जब हम heat करते हैं with carbon, तो उसकी वजह से हमें ये obtain नहीं होंगे, does not वर्क। मतलब कार्बन के साथ यदि हम मॉलिक्यूल्स को या कंपाउंड्स को हीट करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कार्बन जो है वो हाई रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हाई रिएक्टिविटी या जो ऐसा मेटल जो हाई रिएक्टिव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? दीज आर सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। ये ऐसे मेटल्स हैं जो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं। अब ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं इनको कार्बन, ये जो कार्बन है वो रिड्यूस नहीं करवा सकता। कार्बन जो है वो इनको रिड्यूस नहीं करवा सकता। यदि ये ऑक्साइड्स के फॉर्म में है तो ये कार्बन की वजह से रिड्यूस नहीं होंगे, क्योंकि इनकी जो एफिनिटी होती है, मीन्स इनकी जो अटैचमेंट होती है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द कार्बन। तो हम इसको यहाँ पे कह सकते हैं these metals have more affinity
for oxygen then कार्बन। मतलब इनका जो अटैचमेंट होता है इन मेटल्स का वो ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द कार्बन। इसलिए कार्बन इससे जुड़े हुए जो ऑक्साइड्स होते हैं या जो ऑक्सीजन्स होती हैं, ऑक्साइड के जो कंपाउंड होते हैं, उनको यह रिमूव नहीं करा पाता है। इसके लिए ये मेटल्स जो होते हैं उनको ऑब्टेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनको ऑब्टेन करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस एज द नेम शोज दैट इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे अप्लाई होगा। जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो हमें ये वाले मेटल्स ऑक्साइड्स से रिमूव होकर के मीन्स इनका रिडक्शन यहाँ पे हो पाएगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये इनके मोल्टन क्लोराइड्स के फॉर्म से सॉल्यूशन से हमें मिलते हैं। द मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड वेयर एज द क्लोरीन इज लिबरेटेड एट द एनोड। मतलब यहाँ पे दो पार्ट होंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस मीन्स इलेक्ट्रिक करंट हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाना है एनोड और कैथोड के बीच में, और जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करवाएंगे तो उससे हमें जो मेटल्स होंगे वो मेटल्स तो आपको मिलेंगे कैथोड के ऊपर। यहाँ पे होगा एट कैथोड, दो टर्मिनल्स होंगे कैथोड और एट एनोड, दो टर्मिनल्स हैं। दोनों में क्या होगा, कैथोड पे होगा सोडियम प्लस, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स जुड़ेंगे, ये बना लेगा Na। सोडियम आपको कहाँ मिलेगा, कैथोड पे, और एनोड पे क्या होगा 2Cl माइनस, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये होता है Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं। कैथोड जो है वो कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसमिशन होगा, ये डोनेट करेंगे, जबकि एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ऑब्टेन किए जाएंगे या एक्सेप्ट किए जाएंगे। So students, now the next point about the extraction of metal is the refining of metals. Means अब हमने एक्सट्रैक्शन कर लिया, हमने तीन तरह के क्लासिफिकेशन पढ़े थे कि हाई रिएक्टिविटी मेटल्स जो हैं उनका, मॉडरेटली रिएक्टिविटी मेटल्स का और लो रिएक्टिविटी मेटल्स का। तीनों तरह के मेटल्स का हमने एक्सट्रैक्शन कर लिया। अब एक्सट्रैक्शन करने के बाद जो हमें एक्सट्रैक्टेड मेटल मिलेगा वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में नहीं होगा। जो एक्सट्रैक्टेड मेटल्स हमें ऑब्टेन हुए हैं ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं, इनके साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड होती हैं। तो अब इन इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए हमें एक स्टेप काम में लेनी होती है, दैट इज़ द लास्ट स्टेप इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। मीन्स जो हमने मेटल्स का एक्सट्रैक्शन किया उन मेटल्स को हमें रिफाइन करना होता है। मीन्स ये हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं। अब इनका एक्सट्रैक्शन करने के लिए, इनको प्योरीफाई करने के लिए, इनको और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, इनकी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम एक प्रोसेस काम में लेते हैं। दैट प्रोसेस इज नॉन एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। मीन्स अभी जो हमने लास्ट पॉइंट में पढ़ा, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको डिसोसिएट करवाने के लिए, उनका रिडक्शन करवाने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस काम में लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करनी होगी, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट हमें अप्लाई करना होगा, और वही सिमिलरली एनोड और कैथोड टर्मिनल्स के ऊपर हमें हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे। जब हम रिफाइनिंग करते हैं तो इसका जो सबसे बेसिक जो प्रोसेस है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो हम ये पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक जो रिफाइनिंग है वो क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो मेटल्स होते हैं जैसे कि आपके कॉपर,
जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा। मतलब ये जो सारे मेटल्स है, इन सब को प्योरीफाई करने के लिए जो प्रोसेस हमारा काम आएगा, दैट प्रोसेस इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसको अब ये प्रोसेस काम कैसे करता है, सपोज यहाँ पे आपका एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर में दो टर्मिनल्स होंगे, एक तो ये होगा, यू कैन लुक हियर, यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स की विड्थ के अंदर डिफरेंस है। ये ऐसा ही होता है एक्चुअली, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो दो अलग अलग साइज़ के हम यहाँ पे काम में लेंगे। ये जो एनोड है, ये यहाँ पे आपका, इसको मैं एक बार पूरा सर्किट डायग्राम कनेक्ट कर देता हूँ। ये आपका छोटी साइज़ का है, ये थोड़ा बड़ा है। इसको हमने कनेक्ट किया with the switch and the battery. This is the positive terminal, negative terminal, this is the key, and इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा आपका, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके इधर से चलेंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। इस तरह से आपके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। दिस टर्मिनल इज नॉन एज एनोड एंड दिस टर्मिनल इज कैथोड। जो नेगेटिव टर्मिनल पे जुड़ा होता है नेगेटिव पॉइंट से, दैट इज कॉल्ड कैथोड, और जो पॉजिटिव से जुड़ा होता है वो होता है आपका एनोड। यहाँ पे आपका सॉल्यूशन फिल्ड होगा इस बीकर के अंदर। जैसे हम मिक्सर ले रहे हैं या एक कंपाउंड ले रहे हैं कॉपर का, तो ये जो सॉल्यूशन होगा, दिस सॉल्यूशन विल बी एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एंड दिस इज योर टैंक। यहाँ पे जो एनोड टर्मिनल है, आई एम एक्सप्लेनिंग हियर, ये जो एनोड है, इस एनोड के ऊपर आपका इम्प्योर मेटल होगा, मीन्स जिसको आपको प्योरीफाई करवाना है, दैट इज इम्प्योर मेटल। कैथोड आपका thin strip of pure metal, एंड जो इलेक्ट्रोलाइट है a solution of metal salt. आई एम एक्सप्लेनिंग हियर डेट ये जो एनोड है वो आपका इम्प्योर मेटल है, मीन्स जिसको आपको प्योरीफाई करवाना है। यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आपने प्रोवाइड करवाया एनोड के थ्रू, पॉजिटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा इधर से पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे इधर। कैथोड जो है वो आपका प्योर मेटल है, जो कि आपका जो सॉल्यूशन है, जो आपको प्योर मेटल मिलने वाला है, उसी की एक थिन स्ट्रिप आपको पहले से अटैच करनी होगी, जो कि प्योर फॉर्म में होगी। ये एक पतली स्ट्रिप होगी, ये थिन स्ट्रिप होगी, क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे डिपोजिशन करवाना है ऑफ द मेटल। ये आपका सॉल्यूशन है जिसके अंदर मेटल साल्ट, जो भी आपका कंपाउंड है जो कि इम्प्योर साल्ट है, वो आपका सॉल्यूशन के फॉर्म में है। जब आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करवाया
तो यहाँ पे आपका कॉपर, जैसे कॉपर का आप प्योरिफिकेशन करवा रहे हैं तो इस इम्प्योर मेटल से कॉपर बाहर निकलेगा, कॉपर आपका बाहर निकलेगा Cu2+, और ये मिक्स हो जाएगा इस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, इस सॉल्यूशन में जितना अमाउंट इस कॉपर का ऐड हुआ उतना ही अमाउंट इस सॉल्यूशन से कॉपर का डिपॉजिट होगा इसके ऊपर, मीन्स जो आपका कैथोड टर्मिनल है वहां पे। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे इम्प्योर मेटल से मेटल प्योर फॉर्म में निकलेगा सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन में जाकर के मिक्स होगा और उतने ही अमाउंट का प्योर मेटल आपका सॉल्यूशन से कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होगा। तो अल्टीमेटली प्रोसेस क्या होगा कि यहाँ से इस सॉल्यूशन के अंदर जितना कॉपर निकला उतना यहाँ पे आपका और आ गया, लेकिन जो रोड है आपकी, ये जो एनोड है, वहाँ से आपका प्योर मेटल रिमूव होकर के कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड में। तो जब हमें ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करनी है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे कंपाउंड्स हैं उन कंपाउंड्स को हम एक रॉड के फॉर्म में या एक सॉलिड के फॉर्म में यहाँ पे एनोड टर्मिनल पे अटैच कर देंगे। उससे जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं उन इम्प्योरिटीज़ में से हमारा प्योर मेटल तो जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे, और जो सैंड वगैरह की जो बाकी की इम्प्योरिटीज़ हैं वो आपके इस कैथोड टर्मिनल के एनोड टर्मिनल के नीचे जाकर के डिपॉजिट हो जाएंगी, जिसको ये हैं आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं। इन इम्प्योरिटीज़ को हम बोलते हैं एनोड मड, क्योंकि ये एनोड टर्मिनल पे जुड़ी हुई है। ये इम्प्योरिटीज़ कहाँ से आई कि जब यहाँ से प्योर मेटल रिमूव हुआ तो प्योर मेटल तो आपका सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, लेकिन जो आपकी अनडिसॉल्व या इनसॉल्युबल जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो इस रोड के नीचे जाकर के धीरे धीरे डिपॉजिट होने लग जाएंगी। तो आपको यहाँ पे जो भी आपकी इस कैथोड एनोड के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ थी वो यहाँ से रिमूव होकर के एक नीचे आपके सॉल्यूशन के अंदर नीचे जाकर के डिपॉजिट हो जाएंगी और कैथोड पे आपको एक प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाएगा। इसका जो साइकिल है वो किस तरह से होता है कि एनोड है आपका, एनोड आपका इनिशियली इम्प्योर मेटल है, वहाँ से प्योर मेटल अटैच होता है, एनोड आपका इनिशियली इम्प्योर है, यहाँ से प्योर मेटल निकलेगा, वो सॉल्यूशन में जाकर के मिक्स होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से सेम अमाउंट का कॉपर यहाँ से कैथोड के ऊपर जाकर के डिपॉजिट होगा, और जो कैथोड है वहाँ पे आपको प्योर मेटल का डिपोजिशन मिल जाएगा। और जो बाकी की जो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हैं जो कि डिज़ोल्व नहीं होती हैं सॉल्यूशन के अंदर, वो आपको एनोड टर्मिनल के नीचे बॉटम में जाकर के सैचुरेट हो जाएंगी। ये सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ तो आपकी, जिसमें इसमें दो तरह की इम्प्योरिटीज़ होंगी, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ तो आपकी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएंगी और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं। इस तरह से हम इम्प्योर मेटल रोड से प्योर मेटल रोड का डिपोजिशन, इम्प्योर मेटल रोड से प्योर मेटल का डिपोजिशन कैथोड टर्मिनल पे इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू कर सकते हैं।